गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी से कहा गया था कि एडीयू के लिए 10 दिन में आप सभी के लिए एईडीओ की क्लासेज जो है लगातार चलेगी, महामैराथन चलेगी। 10 दिन में पूरे जीके जीएस आप सभी के लिए कवर कर लिया जाएगा। तो ये उसी की क्लासेज है, मतलब आप सभी के लगभग क्वेश्चंस यहीं पे कवर करवा दिए जाएंगे। हर सेक्शन से 500 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है। जीके जीएस पे आपको पता है बहुत अच्छा वेटेज है। एक पूरा का पूरा पेपर ही होगा जीके जीएस का, रीजनिंग भी चलेगी। तो इसलिए आप सभी लोग जुड़ेंगे और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है। जैसे कि बच्चों का डिमांड था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेशन को रखा जाए, तो इसके लिए क्वेश्चन सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और एक महामैराथन टाइप का सेशन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे भी, ठीक है। चलिए, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने, तो 2 किए जाते थे, 2 सदस्य। लेकिन अब ये नहीं किए जाते, ये अब नहीं किए जाते, ये अब हट चुके हैं, ठीक है। ये हट चुके हैं, ठीक। आप याद रखोगे कि लोकसभा के बारे में कि ये आपका कौन सा सदन है, तो ये आपका निचला सदन है। कौन सा? निचला सदन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो आप याद रखोगे कि 5 वर्षों का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहे तो ये बेसिकली ये है कि संसद जो है, आपका याद रखोगे संसद, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, संसद यानी कि पार्लियामेंट, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में। ये आपका ऊपरी सदन है तो ये आपका निचला सदन है। ये अस्थाई है तो ये आपका अस्थाई हो जाएगा। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा तो इसका 5 वर्षों का होगा। बस आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक। ये अब नहीं होता। इसी के जगह अगर 12 आपसे पूछा जाता तो याद रखिए थे आप कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। कौन? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, मैं आगे थोड़ा अगर आपको दिखाऊं तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का 2 सदस्य का मनोनयन किया जाता था, जो आपके 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत हट गया और अब जो है आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन नहीं होता। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो होता है, अध्यक्ष नियुक्त किनके द्वारा होगा, तो लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होंगे ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन होगा। किनके द्वारा? तो भारत, मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? नए सांसदों को शपथ दिलाना और अस्थायी अध्यक्ष को चुनावी प्रक्रिया द्वारा पूरा करना। तो ये प्रोटेम स्पीकर का काम होगा। इनको बेसिकली कौन चूज करेंगे? तो हमारे देश के राष्ट्रपति। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है, तो यहाँ पर तो आप याद रखोगे कि बिहार में देखियो, आपको पता होगा कि एक विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम द्विसदनीय कहते हैं, ठीक। आप याद रखोगे टोटल 6 स्टेट में कितने, तो टोटल 6 स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था है। कितने? तो 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइए एक बात फटाफट से कि और ऐसे कौन से 5 स्टेट हैं कि जहां पर आपको देखने को ये मिलता है, और ऐसे कौन से 5 स्टेट हैं जहां पर आप द्विसदनीय व्यवस्था को देखते हो। चलिए फटाफट से आंसर लगाइएगा। यहाँ देखिए, भारत में कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और इस आंसर के अकॉर्डिंग हम बिहार में देखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या होगा, क्या यूपी में होगा, फटाफट से बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो आप जानते हो कि अनुच्छेद 70 यानी आर्टिकल 70 क्या कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति एब्सेंट होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होंगे, तो ये आपके भारत के नए सदस्य, मतलब उस टाइम तत्कालिक राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद किसी भी कारण से, चाहे मृत्यु हो, त्यागपत्र हो, महाभियोग या फिर अन्यथा से खाली हो, तो इस कंडीशन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के प्रावधान के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है भाई, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी तो फिलहाल में आपको 8 है। कितनी है, तो 8 है। अब देखेंगे कौन कौन सा है, तो एक तो हम दिल्ली देखेंगे, ठीक है, दूसरा हम अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये 8 यूटी हैं हमारे यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय संघ कौन से देश के संघ से सुदृढ़ लिया, मतलब भारत के संघ जो है कौन से देश के संघ से लिया गया, इससे इंस्पायर किया गया है, तो कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। कहां से, तो कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम 1867 में कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था अभी आपको, हाँ हम लोग यहीं पर थे, तो हम लोग अभी देख रहे थे कनाडा के संविधान के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दल को कैसे मान्यता मिलेगी, तो ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को क्या प्रदान की जाएगी, तो भाई राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचित इसको मान्यता प्रदान की जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ तक समझ आ रहा है, कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, तो बेसिकली आधिकारिक भाषा के तौर पे अगर हम देखें तो इंग्लिश है। इसके अलावा अगर किसी को हिंदी या उर्दू में अगर बात करना है तो उनको पहले जो है वहां पे पहले संविधान में, मतलब लोकसभा स्पीकर को ये बात कहना पड़ेगा। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष दिया गया, तो ये हमको 2005 में दिया गया। कब, ये हमको 2005 में दिया गया सूचना का अधिकार। देखोगे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया क्या, तो आपका सूचना का अधिकार। भारत का निर्वाचन आयोग है क्या, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक, ये आपको एक संवैधानिक, अच्छा संवैधानिक और गैर संवैधानिक में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। तो आप याद रखोगे कि निर्वाचन आयोग, यहाँ पर अगर आपसे निर्वाचन आयोग पूछे तो वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक निकाय। और इसी जगह गैर संवैधानिक अगर आपसे पूछे, गैर संवैधानिक, ठीक, अगर कहीं पर आप देखोगे गैर संवैधानिक तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। जैसे कि आप देखते हो कौन सा, तो आप देखते हो योजना आयोग। कौन सा, योजना आयोग, ये गैर संवैधानिक निकाय के तौर पर ये काम करती है, तो इस बात को ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 93 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे देंगे। तो ये आपको शिक्षण में संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से ये रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना याद रखें। और ये 15 के 5 में इसको मौलिक अधिकार में ऐड किया गया। ठीक, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है, मतलब आपसे क्या विधान परिषद के आकार में वृद्धि, क्या केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत की ये बात करेगा, क्या सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन की बात करेगा, क्या केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं देने की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देने की बात ये करता है, यहाँ पर देने की ये बात करता है। बात यहाँ चला है नहीं देने, तो नहीं देने जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवर्तित किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसके द्वारा परिवर्तित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताएंगे
क्या ये आपको 1909 मार्ले मिंटो या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर स्वतंत्रता अधिनियम या फिर भारत सरकार? तो याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य निर्माताओं में से कौन सी नहीं है? 1935 का इसमें से कुछ कौन सा नहीं है मुख्य निर्माताओं में से? 14 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए जाने की बात पे ये बात कह रहा है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं की गई थी, नहीं था। 1937 का जब आम चुनाव हुआ तो क्या इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर अगर मैं दूं तो आप याद रखोगे कि यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस था, सॉरी नहीं था, तो याद रखेंगे आप क्या हो जाएगा, बंगाल और पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल और पंजाब। क्वेश्चन इसका क्या है, बंगाल और पंजाब। 3 और 4, देखिए 3 और 4 कहां पर है, 15 में, तो आप याद रखोगे बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाफट से देखिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका था, इससे रिलेटेड कुछ आपसे पूछ रहा है, फटाफट से इससे रिलेटेड आंसर करेंगे, फटाफट से इससे रिलेटेड आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड फटाफट से आंसर करेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था, किसके लिए, किसके लिए पहला कदम था? आपको पता है कि जब क्या हुआ था, आपको इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और इसमें ब्रिटेन को, संसद को भारत पर विधि करने का पूरा बल दिया गया, पूरे राइट्स दिए गए, पूरे अधिकार दिए गए। तो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने और उसे विनियमित करने की बात की गई। तो यह बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? जैसा कि आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में, कहां पर, तो याद रखेंगे आप, कोलकाता में, कोलकाता में क्या किया गया, तो आपको स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट की, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। और यहाँ पर आपके जज कौन थे, तो याद रखेंगे कि 3:1 का रेशियो, 1:3 का रेशियो था। और एलिजा एम्पे जो है, मतलब 1 जो आप याद रखोगे, एलिजा एम्पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये मतलब चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता यानी सुप्रीम कोर्ट थे। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा और आप याद रखोगे कि हमारे यहाँ जो कोर्ट की स्थापना हुई है 1950 में हुई है। और ये जो है आपको याद रखना है कैसे हुई, संघीय न्यायालय 1937 में हुई और हाई कोर्ट 1862 में हुई, तीनों प्रेसिडेंसी में 1861 के एक्ट के तहत। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था जिसके माध्यम से सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों में क्या किया, तो सभी मामलों पर पूरी तरीके से, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो उसकी बात चल रही है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात की गई थी। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया दिया? आप जानते हैं कि सबसे पहली बार शिक्षा पर चार्टर एक्ट 1813 में, और इसी में याद रखिएगा चाय और चीन का छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए। बाकी सारे एकाधिकार क्या हो गया, तो बाकी सारे एकाधिकार आपको समाप्त हो गया इसी के बाद ही। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। ये 1892 में पहली बार आपको क्या हुआ, तो बजट पर याद रखना है कि पहली बार बजट पर भाषण देने की बात हुई 1892 में। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
क्या है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश मिशनरी जो था इसको भारत में बसने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इनको प्रदान किया गया ये राइट। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था इसके तहत ब्रिटिश मिशनरियों को क्या हुआ कि भारत के में बसने का धर्म की अनुमति दी गई, और इसी अनुमति के तहत 1813 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर क्या हो गया कि आपको जिसने पहली बार ईसाई मिशनरियों को बिना किसी बाधा के भारत में प्रवेश करने दिया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने दिया, मैंने अभी जैसा आपको बताया चाय और चीन छोड़ के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसी मशीनरी के तहत ऐसा हुआ था, मिशनरी के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ऐसा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने प्रांतों में विधायी शक्ति को वंचित किया। मतलब प्रांत में विधायी शक्ति को वंचित करने का किसका काम था। 21 का करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा 1833 का एक्ट, और ये एक ऐसा एक्ट रहा, मतलब अधिनियम रहा जिसमें सारे एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए थे, चाय और चीन को भी समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम ने भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। मतलब किस अधिनियम के तहत अपने देश में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये बनाया था। किसने, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे जाता है। मतलब भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे जाता है। 23 का करेक्ट आंसर तो महारानी की घोषणा को 1858 में जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ने भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया, और इसके बाद भारत सरकार इन जो भी अधिनियम था, भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के पास चला गया। और इसके बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ी गई इस घोषणा में, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घोषणा कब पढ़ी गई, तो 1 नवंबर 1858 को कहां, इलाहाबाद में। किसके द्वारा, तो कैनिंग के द्वारा। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई उस घोषणा में भारतीयों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और जो है और समान व्यवहार सुनिश्चित करने का वादा किया गया था, साथ ही जिसके कारण इसे भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र भी कहा गया। तो याद रखेगा कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल भी कहा गया। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं 1858 में महारानी के हाथ में चला गया था, इसके बाद ब्रिटिश ताज क्या करेंगे, सारा एकाधिकार अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक, तो जैसा कि सेम ही लिखा होगा, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई। तो किस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधि संस्थाएं भारत में प्रारंभ हुई पहली बार। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर देंगे आप सभी लोग। तो याद रखेंगे कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत शुरू हो जाएगा 58 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद किसने डाली। अभी आप देख सकते हैं कि किसने डाली होगी, किसने डाली, फटाफट से आंसर करेंगे। तो 1892 का जो चार्टर एक्ट आया था जिसमें बजट पर पहली बार भाषण किया गया था, तो इसी के तहत क्या डाला गया इसमें, तो अधिनियम के तहत श्रेय जाता है, इसने नींव डाली थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, जल्दी फटाफट से देख के बताइए। 27 का करेक्ट आंसर कि सही सुमेलित कौन सा है निम्नलिखित युग्मों में से। क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत आया। क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1809 में उत्तरदायी शासन आया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता आई, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800 प्रांतीय शासन में राज्यों में द्वैध शासन आया। 27 का करेक्ट आंसर आपको देना है। तो आपसे पूछ रहा है सही सुमेलित है तो 1892 वाला, बाकी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई। उदारवादियों की ऐसी कौन सी मांग थी जिसे मार्ले मिंटो में एक्सेप्ट किया गया, लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उत्तरदायी सरकार का जो था
था, मतलब उत्तरदायी सरकार को एक्सेप्ट किया गया, इसको लिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए 1909 में कौन सा एक्ट आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया, और इसी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। तो यही बात तो कह रहा है कि अलग से निर्वाचन की मांग की गई 1909 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। 30 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका को लाया। मतलब केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात 1919 के जो है एक्ट आया था, आपको उसी के द्वारा लाया गया। देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से जाना जाता है, ये केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत इन्होंने की। ठीक, चलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है, तो ये जानते हैं आप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर ये आधारित है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर ये आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेंगे आप सेम ही है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी जो भी सरकारें थी, उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी। 33 का करेक्ट आंसर आप मुझे दोगे तो याद रखियोगे कि इसका करेक्ट आंसर 1919 ही हो जाएगा। ठीक है, 1919 का कौन सा, तो ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1919 का ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है। द्वैध शासन से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है, करेक्ट है, तो याद रखोगे उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। किसकी तरफ, तो उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से, मतलब अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। 1919 तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन तो 1909 में किया गया, दो गलत है। प्रांतों के लिए कार्यकारी सरकार का गठन किया गया था, क्या प्रांतों के लिए कार्यकारी सरकार का क्या गठन किया गया, देखते हैं, बिल्कुल किया गया था। प्रांत की जो भी बातें आएंगी 1919 में, और केंद्र के लिए किसमें, तो 1935। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण बिल्कुल सही है। तो आपको 1 और 3 देखिए सी में सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रांतीय विषयों पर केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए, तो प्रांतीय से केंद्र को अलग करने के लिए जो विधेयक पहली बार अधिनियम बनाएगा क्या हो जाएगा, तो वो आपको पता है कि जब प्रांत से केंद्र की बात करेंगे, केंद्र की मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र को अलग करने की बात कौन करेगा, तो 1935 का एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देंगे 37 का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि फटाफट से क्या हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर। 37 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं तो क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेम ही है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी हूं मैं। 1919 जितना आप याद रखोगे, देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार शिक्षा पर, तो 1813। अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो 33 में। चाय और चीन छोड़ के बाकी सारे तो 1813 में। ठीक, याद रखोगे। कहीं कहीं अफीम भी आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में अफीम भी है। अगर आपसे पूछा जाएगा मुस्लिकों के लिए पृथक निर्वाचन, तो आप याद रखोगे 1900। प्रांतों में द्वैध शासन, तो आप याद रखोगे 1919। केंद्र में द्वैध शासन, तो 35 से आप याद रखोगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 35 के सबसे ज्यादा संविधान में कहां से ग्रहण किया गया, तो 1935 के एक्ट से। 35 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 37 में वर्मा को अलग किया गया, ये याद रखोगे आप। ये सारा पॉइंट आप 35 के एक्ट से ही याद रखो। 1892 में बजट पर बात की गई। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। 1773 के तहत आप याद रखोगे चार्टर एक्ट की क्या की गई, तो चार्टर एक्ट के
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में कोर्ट की स्थापना की गई पहली बार। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखोगे। प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट वही था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इलाहाबाद की संधि के बाद आया था, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई, उसके बाद ही आया था। ठीक, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी? तो 38 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से देंगे तो क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन जो आया था 1929 में, ये 1927 में, तो ये आपको 1919 के एक्ट के बाद ही आया था। साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया था ये इसी के तहत दिया गया था, फरवरी के महीना में ये आया था, याद रखेंगे। ठीक, चलिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में द्विसदन के व्यवस्थापिका को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपने अभी देखा था, द्विसदन की बात किया जाए तो 1919 के तहत किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशन कब हुआ? तो आप जानते हो कि ये आया था 1919 में। ठीक है, 1919 में आया था। नेक्स्ट आते हैं हम 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा हम मॉन्टेग्यू के नाम से जानेंगे, चेम्सफोर्ड के नाम से नहीं जानेंगे, मॉन्टेग्यू के नाम से जानेंगे। ठीक, आइए जानते हैं ये घोषणा क्या थी। तो 1917 के सुधार की घोषणा जो है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानी जाती है और जिसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं, क्योंकि भारत के तत्कालिक सचिव जो है एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जिससे अंततः स्वशासन प्राप्त हो सकती है। ठीक, इस पॉइंट को रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट आया था। देखिए ये तो आपको सही है। अब आगे चलते हैं, कोई और भी सही हो। ठीक, कोई और भी सही हो। ये तो बिल्कुल इसके तहत ही आया था। 19 मौलिक अधिकार थे, 19 फंडामेंटल राइट थे। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार, नहीं ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार, नहीं ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन में मूल अधिकार, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था इसी के तहत फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। ठीक है, चलिए जिसमें 19 मौलिक अधिकार थे, याद रखेंगे। आप देख सकते हो कि 19 मौलिक अधिकार इसमें आए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? स्वतंत्र भारत के लिए आपसे पूछ रहा है 43 का करेक्ट आंसर। तो याद रखोगे कि नेहरू रिपोर्ट से ही शुरू हुआ था। 1928 के नेहरू रिपोर्ट से ही स्वतंत्र भारत पे बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक युक्त है? मतलब कौन सी इसमें से सही युक्त नहीं है। ठीक है, चलिए तो 1935 के लिए केंद्र में 7 ही राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल, बिल्कुल एक अखिल भारतीय संघ की तो स्थापना इसके तहत हुई थी भाई। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन आया था लेकिन राज्यों में नहीं आया था। राज्य में नहीं आएगा 35 के तहत, तो नहीं आपसे पूछ रहा है, वो 19 के तहत आएगा राज्य में जो भी आएगा, क्योंकि प्रांत कहते हैं राज्य को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण है? प्रांत का कार्यकारी अधिकार गवर्नर में निहित होता है, क्या ये सही है? क्या गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होंगे? ये सही है। क्या गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है? ये सही है। 45 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो याद रखोगे कि एक सही है और आपका 2 सही है, यानी कि आप याद रखेंगे कि प्रांत में कार्यकारी अधिकार गवर्नर में निहित होगा। बिल्कुल, अब जानते हो कि जैसे कि राष्ट्रपति का अधिकार सेंट्रल में निहित होता है, वैसे स्टेट का जो भी राइट होगा वो गवर्नर में निहित होगा। भले वो मुख्यमंत्री करे लेकिन निहित गवर्नर के नाम पे ही होगा। ठीक, दूसरा, गवर्नर को सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा। बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्री परिषद होते हैं वैसे ही। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना आपको पता है कि 1937 के एक्ट के तहत की जाए 1935 के एक्ट के तहत की गई थी 1937 में, और यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं आप, 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना की गई। यह न्यायालय 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कन्वर्ट हो गया, तो यही संघीय न्यायालय था। ठीक, तो याद रखेंगे। और इसके पहले जो है चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? तो मॉरिस गवेयर। ठीक है, मॉरिस गवेयर रहेंगे। 1935 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में 1 अक्टूबर के दिन हुआ था, गांधी जी के जन्म दिवस से बस एक दिन पहले, अक्टूबर मंथ में। ठीक, चलिए, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन है वो सत्य कौन सा है? इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। यह भारत के उच्चतम न्यायालय था, इसको प्रारंभिक नहीं है। तो सही पूछ रहा है भाई, तो आपको पता है कि प्रीवी काउंसिल में लोग जा सकता है, ये 1935 के ही एक्ट में कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। हमें पता है कि केंद्र में अगर हम द्वैध शासन की बात करेंगे तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के तहत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे कि सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था जितना भी संघ से रिलेटेड होगा हमें याद रखना है 1935 का ही एक्ट होगा, चाहे संघ हो चाहे केंद्र हो चाहे जो आपको सेंट्रल लेवल पे हो, तो आपको याद रखना है। ठीक, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की थी? 50 का करेक्ट आंसर दोगे कि किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो याद रखोगे कि सबका देख रहे हो सेम ही सिस्टम है, सेम ही है। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का बंटवारा किया। 3 सूचियां बनाई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 1935 के तहत ही बनाया गया था। इस अधिनियम में 1937 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। हालांकि संघीय व्यवस्था में कभी पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि अधिकांश देशी रियासतें इनमें शामिल होने से के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, अब आप 1 मिनट का मैं ब्रेक लेके पानी पी आ रही हूँ, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आके रिवीजन करूंगी। चलिए देखिए 1935 के एक्ट से आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वर्मा के अलग की बात की जाए तो वो याद रखना है, संघीय न्यायालय की स्थापना बात की जाए वो याद रखना है, प्रीवी काउंसिल की बात की जाए तो 1935 से याद रखोगे, केंद्र और राज्यों मतलब प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा की बात की जाए तो 1935 से याद रखोगे आप। ठीक है, खैर ये पूरी तरीके से नहीं आया था आपको, जैसे कि आपने बताया बहुत सारे देशी रियासत शामिल होने नहीं आए थे इस वजह से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की बात की थी? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की बात की? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया, सेम ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय, हाँ बिल्कुल, अखिल भारतीय की भी बात की जाए तो 1935 के तहत आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए
एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है उतने तरीके से इस पीडीएफ में है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा भी एग्जामिनेशन में ऐसा ना लगे कि अलग अलग से पूछा गया। तो जितने तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे पास उतने तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा गया, बस आपको देखना है कितने तरीके से पूछा गया। ठीक, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया किसके पास? अखिल भारतीय महासंघ जो है स्थापित करने का प्रावधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगस्त प्रस्ताव जानते हो आप, अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर आया 1940 में, और इसी के तहत जो है डोमिनियन स्टेट के बारे में जो आप सुनते हो तो इसी के तहत सुनते हो। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का था, किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है। ऐसा कौन सा लक्षण है जो 1935 का था किंतु 1919 का नहीं है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो याद रखोगे कि ये देखो कि पृथक निर्वाचन तो हम बात ही नहीं कर सकते, ये ऑप्शन में जो पूछ रहा है इस दोनों में होना चाहिए, मतलब इसका होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, ये खैर दोनों का नहीं है। भारतीय परिषद को बनाना ये भी नहीं है, केंद्रीय विधानमंडल ये भी नहीं है। ये सी जो है 35 का था किंतु ये 19 का नहीं था। ठीक, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? हमने अभी आपको बताया था ये 1935 के एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। तो याद रखोगे फटाफट से। समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की जाएगी? ये आप बताओ मुझे कि समवर्ती सूची जो है कंक्रीट लिस्ट कब लागू की जाएगी पहली बार? तो आपको पता है 1935 में आपको क्या किया गया? तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची तीनों आए। ठीक, अब देखिए फटाफट से देखेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि भारत के वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में हुआ, जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच था। 57 का करेक्ट आंसर देना है। क्या यदि तीनों सूची जैसे कि संबंधित किसी मामले में कोई आपत्ति अतिव्याप्ति हो तो दोनों केंद्रीय विधायिका को अधिमानता होगा? क्या ये सही है? यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई प्रतिकूलता हो तो दोनों में से केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि अथवा राज्य विधि से ऊपर मानी जाएगी, या दोनों अपशिष्ट शक्तियां केंद्रीय विधायिका में निहित थी, तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो ये 57 का जो हम देखेंगे तो सारा का सारा ही सही होगा, यानी कि हम अगर बात करें इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर जो है समवर्ती सूची और राज्य सूची में जाएगा तो अगर वो हिसाब से इंपॉर्टेंट दिया जाएगा तो केंद्र सूची में, अब कोई चीज राज्य सूची में ही है और समवर्ती में सूची में भी है और केंद्र सूची में, तो केंद्र सूची को हम क्या करेंगे? तो हम इंपॉर्टेंस देंगे। बस वही बात यहाँ पर कही गई है कि हम केंद्र सूची को इंपॉर्टेंस देते हैं, बस इतना ही बात है। ठीक, चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करते हैं फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा हुआ था, हमने अभी आपको बताया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको बांटा गया था भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा होगा? तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के होगा, क्योंकि बंटवारा हो गया ना दोनों के शक्ति में। तो जब बांट लेंगे तभी तो आपस में कागजात बनेंगे, जमीन के विवाद में ही आप देख लो। तो बांटने के बाद डिसाइड किया जाएगा और फिर होगा। ठीक, चलिए निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो देश के लिए लिखित विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावेश किया जाना। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि देश के संविधान की तो तब बात ही नहीं की गई भाई, 1940 से स्टार्ट हुआ ना अगस्त ऑफर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये स्टार्ट किया गया है आपको
कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन या अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। करेक्ट आंसर दीजिए 61 का कि क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर ये प्रांतीय स्वशासन, बिल्कुल केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति, बंटवारा हुआ था ना इन दोनों के बीच, आपको याद होगा बंटवारा। और ये द्वैध शासन लगा कब? 1919 में। और ये जो है अपवर्जित क्षेत्रों का, बिल्कुल वर्मा जो ऐड किया गया यही था ना अपवर्जित क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ऑल इज राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? संघीय कार्यपालिका गवर्नर और काउंसिलर से मिलकर बनती है। क्या संघीय कार्यपालिका गवर्नर और काउंसिलर से मिलकर बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है, संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और संघीय सभा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि ये दोनों जो है संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद सभी से मिलकर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय स्वशासन इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ये आप याद रखोगे। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट के तहत लागू हुआ, राज्यों में द्वैध शासन 1919 में आया था। ठीक है, और अगर अपवर्जित क्षेत्र की मैं बात करूं तो अपवर्जित क्षेत्र आप जानते हो कि राज्यपाल के अधीन होता है। किसी क्षेत्र को वर्जित अपवर्जित कर लेना, मिला लेना अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं। यहां तक आपके समझ में सारा आ रहा है? ठीक, चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया अधिकार पत्र कहा? मतलब ये आपको स्टेटमेंट हो गया कि किसी ने इसको कहा कि एक नया अधिकार पत्र है। तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो रहे उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। किस एक्ट के तहत भारत सरकार कार्य कर रही थी? 64 का करेक्ट आंसर। आपको अच्छे से पता है कि मैक्सिमम एक्ट जो है 1935 के एक्ट पे ही काम कर रही थी। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के तहत काम कर रही थी। भारत सरकार 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, कारण कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया। देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक आपको उसको मानना है कि इसकी वजह से ये हुआ। ठीक, तो यहाँ पर याद रखोगे कि ए तो सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि कांग्रेस किसका विरोध करेगी, इससे क्या लेना देना है कि 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आएगा। वो एक एक्ट था ना, उसे कांग्रेस के विरोध का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एक्ट में जो भी रहेगा कांग्रेस के विरोध से कोई लेना देना नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित की गई है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार में निहित की जाएंगी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी जाएंगी, या अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधान नहीं होगा। अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या हुआ? अलग से जो शक्तियां होंगी उनके बारे में। तो किसके पास ये होगी भाई? तो ये अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी जाएगी, क्योंकि तब तक तो ये राज्य और केंद्र की बात ही नहीं हुई थी ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी जाएगी? अभी हमने देखा ये गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गवर्नर जनरल, क्योंकि जब देश आजाद होगा तब केंद्र और राज्य की बात होगी ना। ठीक, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू किया गया। प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के तहत लागू किया गया? तो ये हम याद रखेंगे कि 1935 के एक्ट के तहत ही आया था। केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा हो गया था। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रवेश अभी आपको बताया किससे? तो 1935 के तहत ये होगा। किसके तहत? तो 1935 के तहत ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किस संवैधानिक अधिनियम में आपको प्रस्तावना नहीं है? प्रस्तावना नहीं है किस संवैधानिक अधिनियम में? 70 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा? 1909 के अधिनियम में नहीं है, प्रस्तावना की बात नहीं है। ठीक, 1909 में प्रस्तावना की बात नहीं है, उसके बाद के बाद में है। ठीक है, चलिए 1919 में एक अलग प्रस्तावना थी, 1935 में एक बहुविस्तृत दस्तावेज था, लेकिन 1909 में कोई प्रस्तावना नहीं थी। ठीक, चलिए प्रस्तावना एक दस्तावेज होता था उस टाइम शुरू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 की भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत
कितने गवर्नेंस का प्रांत व मुख्य कमिश्नरी के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते हैं? देखिए, ब्रिटिश भारत का निर्माण कौन करेगा, कितने प्रांत मिलकर करेंगे? 71 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर तो डी हो जाएगा। देखिए, एक आंसर सही है, दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा क्या गलत है, तो आपको 11 और 6 होगा, ना कि 7 हो जाएगा। यहाँ पर 11 प्रांत थे और 6 आपको चीफ कमिश्नरी थी, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। ठीक, चलिए, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो क्या कहलाया? भारत सरकार के तहत एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, वो बेसिकली क्या कहलाया, तो वो आपको प्रीवी काउंसिल कहलाया था। 1935 के एक्ट के तहत ही लाया गया था, ये आपको प्रीवी काउंसिल कहलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आया था। आप सभी को ये बात पता चल चुकी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए, सी होगा। ठीक, भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली कि किस एक्ट के तहत और कब, कैसे, मुझे बताइए। 74 का करेक्ट आंसर मैं बताऊं तो 1947 का अधिनियम आया, स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत ही मिली। ठीक, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में कम चर्चा किया गया है तब से, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया ऐतिहासिक कानून बना एक ये। इस अधिनियम ने औपचारिक रूप से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को क्या किया, तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन राज्य बनकर तैयार हो गए। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ब्रिटिश संसद ने, अभी आपने देखा है, जुलाई 1947 में। ब्रिटिश संसद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित करेगी भाई? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहा गया क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, जुलाई 1947। जुलाई 1947। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 76 पे, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्रियान्वित हुआ, ये अभी हमने देखा 18 जुलाई 1947 को। कब होगा? 18 जुलाई 1947 को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं है? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं है। 77 का करेक्ट आंसर आप दोगे। तो देशी रियासत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किए जाने की बात नहीं की गई थी 1947 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त का शासक और जनक के रूप में माना गया? ये लॉर्ड रिपन थे। कौन थे भाई? रिपन को माना गया। रिपन जो थे, रिपन, इनको ही माना गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? 79 का करेक्ट आंसर तो आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल उन्होंने सी राजगोपालाचारी बने। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद 1948 से 50 तक इस पद पर कार्य किया। तो याद रखोगे ये आप। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बना? आपसे जब भारतीय को पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे ब्रिटिश पूछा जाए तो आपको पता था तीनों प्रेसिडेंसी के साथ कौन आए थे? वॉरेन हेस्टिंग आए थे। कौन सा? तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत का वॉरेन हेस्टिंग 72 में आए थे ना, 72 से रहे थे ये। ठीक है, चलिए आपसे भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? क्या इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है? बिल्कुल है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान बिल्कुल है। यह एक बड़े देश के शासन को संबंधित करता है, बिल्कुल करता है। इसमें संघ और राज्य दोनों के बारे में देखिए, ये सारे ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। सबके अकॉर्डिंग अब देश में इतना ज्यादा लिखा गया है कि इस वजह से हमारे देश का संविधान बृहत है, हमारे देश का संविधान लचीला है, कभी कभी कठोर है। हमारे देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब? अंतरिम सरकार को जो एस्टैब्लिश किया गया, कब किया गया, किस वर्ष किया गया? 1946 में, सितंबर 1946 में किया जाएगा। 82 का करेक्ट आंसर आप लिख लोगे, सितंबर 1946। अच्छा, ये क्या था? कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन से पहले आया अंतरिम सरकार। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इस सरकार ने नेहरू जी को व्यवसाय
सीबीआई की कार्यकारी परिषद का क्या बनाया, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बनाया और बाद में सरकार का वास्तविक प्रमुख भी बनाया। ठीक, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की। आप जो है याद रखोगे, आपसे पूछ रहा है कि 1935 के तहत एक्ट के तहत जो चुनाव हुआ था किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की थी। ये आपको कहां पर नहीं की, तो बंगाल में नहीं किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। क्या आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया, ठीक, कि जिसमें द्वैध शासन की बात की गई थी, द्वैध शासन। क्या आपको देखिए इसको एबीसी से मिलाना है, ये थोड़ा सा एक में लिख दिया गया इसलिए ऐसा है। ठीक, 1 नंबर में क्या है आप याद रखोगे, द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या आया, और ये लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, और भारत शासन अधिनियम जो है ये आप याद रखोगे 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात आई। ठीक, अब 1 2 3 4 आपको मिलाना है, आपस में मिलान करना है। 84 का करेक्ट आंसर आपको देते हुए चलना है। ठीक, तो 84 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताना है सभी को, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मतलब किसके टाइम पे आया, तो याद रखेंगे आप लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। दूसरा अब यहाँ पर आप देखो कि भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया 1935 में, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। ठीक, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था इनको। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर में, तो क्या लखनऊ समझौता कब, लखनऊ समझौता की अगर मैं बात करूं 1916 में हो जाएगा भाई लखनऊ समझौता। ठीक, ये आप देख रहे हो। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि भारत शासन अधिनियम जो है इसमें द्वैध शासन की बात की गई, द्वैध शासन पद्धति की। यहाँ से आप इसको मिला लेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। 85 का करेक्ट आंसर कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा, तो BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। संविधान के जनक के रूप में भी आप इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए 86, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ। फर्स्ट आम मतलब आपसे पूछ रहा है कि प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ। ठीक है, जल्दी बताइए कि पहली बार जनरल इलेक्शन किस वर्ष होगा। 1952 में होगा भाई। लोकसभा का भी 1952 में होता है, राज्यसभा का भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए नीचे आते हैं। हमारा ये था कि सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। ठीक, भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव क्या 1940 में आया था। ठीक, आप बताइए अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, वेबल कब आया। देखिए ये तो आपका सही है, तो एक आप देखिए सब में है। ठीक, क्रिप्स आया आपको 1942 में, क्रिप्स आएगा 1942 में, तो यहाँ पर 2 का 4 देखिए, 2 का 4, ये 2 कट गया। ठीक, अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में, मतलब ये होगा इसका 3 इसका, तो आप देखिए 3 किस में है, तो इसमें। और वेबल प्लान आएगा आपको 1945 में, यानी कि अच्छा 2 इसमें भी है। ठीक है, सॉरी 2 इसमें भी और 3 इसमें। चलिए ये सही हो जाएगा, आप याद रखो। इसका 87 का आपको समझ में आया कि कैसे होगा। 87 का आपको समझ में आया, मैं आपको समझा दे रही हूँ। भारत अधिनियम आएगा 1935 में, पहला सही है। क्रिप्स आएगा आपको 1942 में, अगस्त आएगा आपको 1940 में, वेबल आएगा आपको 1945 में। आप इसको थोड़ा सा मिला लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम ऐसे लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको देखना है कि भारतीय सरकार अधिनियम, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, भारतीय आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के रचयिता शासन के मूल सिद्धांत को अधिनियमित करने मात्र क्या किया उन्होंने, तो शासन के मूल सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, मतलब अधिनियमित करने मात्र संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट वो नहीं हुए। उन्होंने प्रशासनिक ब्यूरो की बात की और उसमें उन्होंने 1919 का अनुसरण किया। कारण क्या है कि भारतीय संविधान के रचयिता को भय था कि उस समय देश में विद्यमान स्थितियों में यदि संविधान में प्रशासन के रूप को स्पष्ट किया गया तो संविधान में उलट पुलट हो सकता है। चलिए 88 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को, क्या होगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का फटाफट से। तो याद रखेंगे कि आपको ए सही है किंतु आर गलत है, ऐसा कुछ नहीं था भाई, कोई भय की बात नहीं थी, तो आर इसका गलत हो जाएगा, बाकी ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते
हैं 89, ठीक है। 89 की अगर मैं बात करूं, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न और लोकतंत्र गणराज्य के रूप में, इसका आपको समझ में आया होगा, आई थिंक इसका आप सभी को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार देख लो, मैं थोड़ा साइड हट जा रही हूँ, एक बार इसको देख लो आप लोग, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट करिएगा, कल की क्लास में वापस से इस पे बात की जाएगी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, सारा कुछ क्लियर है, पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक। चलिए 89 पे हम लोग चल रहे थे कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन आपको याद होगा कि कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, स्वाधीनता बोलो या फिर स्वतंत्रता। 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। यह तारीख भारत के संविधान के लिए चुनी गई और इसीलिए इस दिन को चुना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी, किस चीज के लिए आधार बनी भाई? तो देश के विभाजन नहीं, सत्ता के हस्तांतरण के लिए ये आधार बनी माउंटबेटन योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आपसे पूछ रहा है माउंटबेटन योजना का परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप जो अधिनियम पारित किया गया वो क्या था? वो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में ये बता रहा है, ठीक। अब देखोगे कि माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया और जिसने ब्रिटिश भारत को भारत पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों को में विभाजित किया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया और यह अधिनियम माउंटबेटन योजना के प्रस्तावों पर आधारित था, जिसमें विभाजन, संप्रभुता और संविधान बनाने का अधिकार शामिल किया गया था। तो याद रखोगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। भारतीय काउंसिल अधिनियम आपको 1892 में, क्या प्रांतीय, मतलब इसको आप इस तरीके से मिलाइए कि कौन सा अधिनियम कब आया। 92 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताना है। तो याद रखिएगा कि इसमें 1 का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखो कि ए हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। बहुत छोटा लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं थोड़ा साइड हट जा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। नीचे 2 व्यक्त को आपको दिया गया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल, भारत का संविधान बिल्कुल है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक। इसके बाद इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 93 का बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या आपको ए आर दोनों ही सही है या फिर आपको आर ए का सही? बिल्कुल, क्योंकि यह गृहीत संविधान कहलाता है। बिल्कुल, गृहीत नहीं, वृहत हो जाएगा। तो इसका जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है ये। इसका सॉरी बी करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अब देखो ये वृहत है, इसीलिए ये इतना, मतलब भारत का संविधान देश का आवश्यकता नहीं करता। छोटा भी होता तो भी देश की आवश्यकताओं का पूर्ति करता ना, क्योंकि बहुत अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या, वहां की आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर रहा है भाई। वहां का जो आवश्यकता है उसी का वो पूर्ति कर रहा है, ठीक। तो सेम यहाँ की आवश्यकताओं के लिए सबसे लिखित और लंबा संविधान है। नेपाल में नवनिर्मित संविधान है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नवनिर्मित है तो देश की आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं करेगा, बिल्कुल ही देश की आवश्यकताओं का पूर्ति करेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है? मतलब ये उद्देशिका में है निर्माताओं का मत, ठीक है। प्रेमबल में हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से
किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक अन्य समस्याओं को कि न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही था। मतलब न्याय संगत की बात की जाए तो सभी के लिए एकमात्र तरीका जो है संविधान सभा को ही माना गया। किसने कहा? तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलिए, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? तो याद रखोगे ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया 1946 में। ठीक है, पहले आपको आता है अगस्त ऑफर, फिर आता है क्रिप्स प्रस्ताव, फिर आपको वेवेल प्लान। सब में बात किया गया कि हम आपके देश को आज़ाद कर, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डोमिनियन स्टेट से। बस उन्होंने एक संविधान और अंतरिम सरकार की बात की, एक्सेप्ट किया गया। उससे पहले वो क्या कह रहे थे? ब्रिटेन वाले, ये मतलब अंग्रेज कह रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कह रहे थे, ब्रिटिशर्स कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन स्टेट माने कि हम काम वही लोग करेंगे, बस हम लोग पोपट के जैसे उनके आज्ञा का पालन करें। तो भाई हमारा देश हम क्यों पोपट के जैसे पालन करें? बस यही मुस्लिम लीग का कहना था, आईएनसी का कहना था, महात्मा गांधी का कहना था। सब बार बार उनके ऑफर को क्या करते जा रहे थे? तो सब बार बार उनके ऑफर को रिजेक्ट करते जा रहे थे। ठीक, तो याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान नियंत्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या जो है एक प्रतिनिधित्व के अंदर आता था। कितना? 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपसे पूछा है 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98 का कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो याद रखोगे कि संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधित्व में कार्यपालिका, विधानमंडल दोनों होने चाहिए। बिल्कुल दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। मतलब कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों। प्रांतों को कार्यपालिका और विधानमंडल के समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जिसके समूह में साझे के लिए एक अस्थायी विषय पर। बिल्कुल देखिए दोनों ही सही है इसका। आप जानते हो विधानमंडल में विधान परिषद भी आते हैं और विधान सभा भी आते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे हमारे इंडिया में 6 ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति है? मतलब संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति कौन सी है इसमें से? तो अंशतः प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा निर्वाचित की जाती थी उस टाइम। ठीक है, राजा के द्वारा। चलिए हम 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किए गए थे वो कौन सा था? तो भारत जो है राज्यों का, यूनियन का एक संघ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा। चलिए हम 101 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आपके 100 क्वेश्चन अभी तक कवर हो चुके हैं। आपके 100 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिए। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल जो है आपको 14 सदस्य थे। कितने? तो कुल आपके 14 सदस्य थे, याद रखेंगे। ठीक, आप देखेंगे अब अभी का टॉपिक होगा। अब कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसमें अब सभी राजनीतिक दलों के कुल 14 सदस्य शामिल थे। टोटल सभी, देसी रियासत हो गए, चीफ मशीनरी हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस हो गए, सभी से, मुस्लिम लीग हो गए, वायसराय ने इन 14 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने प्रतिनिधित्व मनोनीत का अधिकार था। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया। क्या प्रस्तावित किया गया? कैबिनेट मिशन में भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पर एक कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार की बात की गई, फेडरेशन की बात की गई। फेडरेशन की किसकी? तो एक फेडरेशन गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई। ठीक, आइए देखते हैं अब कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र होगा और इसमें सबसे जो है एजेड व्यक्ति होंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा क्योंकि इतना जल्दी हुआ तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। संविधान नियंत्री सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। हमने अभी देखा है कि 9 दिसंबर
दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित होगी। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, जिसे आप क्या कहते हो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहा जाता है, उसमें आयोजित, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चूज किया गया 9 दिसंबर को। बाद में 11 दिसंबर को चल के ये बदल दिए जाएंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रतिनिधित्व 4 घटकों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में चुने गए थे। ठीक है, कहां गया क्वेश्चन? अच्छा चलिए, प्रतिनिधित्व जो है 4 घटक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में चुने गए थे। संघीय संविधान समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 8 सदस्य थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर बताइए। मैं साइड हो जा रही हूँ। 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि सही? तो इसमें से सारे के सारे गलत हैं, एक्सेप्ट आपको सी छोड़कर के 389 सदस्य थे। ठीक है, बस 389 वाली बात यहाँ पर सही हो गई। ठीक, बाकी आप देखोगे कि संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389 थी, 389, लेकिन इसमें प्रतिनिधित्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा सामान्य वर्ग और भारतीय रियासत से भी थे। ये ऑप्शन गलत था आपका। आगे देखिए कि संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको कौन से? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे, 8 नहीं थे भाई। ठीक, चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। क्या उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे। क्या करेक्ट आंसर आपको बताना है? 106 का क्या होगा? 106 का करेक्ट आंसर मुझे बताइए। या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी, देखिए ये तो 2 ऑप्शन, देखिए कोई काटे ना काटे 2 तो कटेगा। इनको था कि अपने अपने पार्टी के लोगों को निर्वाचित करेंगे, ये प्रांतों में संविधान सभा के लिए तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल, क्या 1947 में प्रांतीय सभा द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी? एकदम करेक्ट है जी, एकदम तो करेक्ट आंसर यही हो गया। तो हम क्या आगे बढ़े? क्या हम आगे एक बार देख लें? तो आइए हम आगे क्यों देखेंगे, बट वैसे एक बार इसका करेक्ट आंसर क्या होता है आपको ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। 108 का करेक्ट आंसर देंगे तो ये विभिन्न प्रांतों द्वारा किया जाएगा। हमारे संविधान सभा में ब्रिटिशर्स द्वारा क्यों किया जाएगा? हमारे संविधान सभा में अभी कांग्रेस द्वारा क्यों किया जाएगा सिर्फ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपसे अगर पूछा जाए कि लागू की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950, और अगर पूछा जाए कि अपनाया कब गया तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से? तो ये वेस्ट बंगाल से। किससे? तो वेस्ट बंगाल से। याद रखोगे कि पश्चिमी बंगाल से इनको क्या किया गया था? तो निर्वाचित किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं तत्कालिक रूप से। यहाँ देख लो कि आप एक बार देख ही लो कि तत्कालिक रूप से इनको वेस्ट बंगाल से निर्वाचित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। क्या ये सही है? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही कूट देखिए, या वयस्क मताधिकार बिल्कुल करेक्ट है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा परिणाम बिल्कुल, ये बहुदलीय गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये बहुदलीय गलत हो जाएगा, बहुदलीय। ठीक, ये आपको उसने समिति गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी देखिए करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा भाई? 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? मतलब कहा था कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया है और उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था। इसकी
चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। 112 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इसका निर्वाचन जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था। मतलब गैर कांग्रेसी सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में कौन था। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान नियंत्रण सभा का सदस्य नहीं था। संविधान नियंत्रण सभा का सदस्य नहीं था, फटाफट से बताना है। 114 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का सदस्य नहीं था ना भाई, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, ये मुस्लिम लीग का सदस्य था। चलिए निम्नलिखित मतलब भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे, सबसे बड़े थे इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चूज कर लिया गया। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए जो 11 दिसंबर को हुआ था आपको संविधान सभा का दूसरा बैठक याद रखेंगे। ठीक, चलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई ये आपको 9 दिसंबर 1946 को। जो क्वेश्चन हो गया वो फास्टली रिपीट करते हुए जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे इस पर। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की। भाई एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा। ठीक है, SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो करेक्ट आंसर अगर शॉर्ट में दिया रहे तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा याद रखोगे, मिस्टर इन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष बना। सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपको 11 दिसंबर को बन गए थे। ठीक है, अस्थायी रूप से। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे। 120 का करेक्ट आंसर तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष के तौर पर चुनकर आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 121 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अरे अधिवेशन के बारे में क्या कह रहा है, उद्घाटन कौन करेगा भाई। तो एज के अकॉर्डिंग जब इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो एज के अकॉर्डिंग ये उद्घाटन भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा आपको, 121 का करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन पकड़ने का एकदम ट्राई करिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सभा के सबसे जो है वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी और अस्थायी रूप से अध्यक्ष के तौर पर थे, उन्होंने किया। यह फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए किया गया था, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि किस देश की प्रथा का पालन किया गया। भाई फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए इसको किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष रहे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम अगला देखते हैं कि भारत की संविधान नियंत्रण सभा के अध्यक्ष कौन रहे। संविधान के नियंत्रण सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन रहे, ये भी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे आप लोग, देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे भी याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए ना इस अस्थायी लिखा हुआ है ना इसमें अस्थायी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में SN सिन्हा नहीं है, सच्चिदानंद सिन्हा, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मानेंगे। भारतीय संविधान नियंत्रण सभा के अध्यक्ष कौन रहे, अभी आपने पढ़ा कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा क्या भारत छोड़ो आंदोलन से, दांडी मार्च से, सबने अवज्ञा आंदोलन से? इनमें से कोई नहीं। 126 का करेक्ट आंसर। तो भाई ये किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, किसी के साथ ये नहीं जुड़े हुए थे, इनमें से किसी के साथ नहीं थे। मतलब कि सच्चिदानंद सिन्हा एक वकील थे, राजनेता से, शिक्षाविद थे, शिक्षक जिसे आप कहते हो, शिक्षा विकास करते थे, और जो मुख्य रूप से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी रूप में इन्होंने काम किया। वह किसी विशेष जन आंदोलन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं के द्वारा चलाए गए थे। तो यहाँ तक आपको संविधान सभा के बारे में क्लियर हुआ। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं 2 मिनट के लिए जो है आप सभी से पूछना चाहूंगी कि कोई बच्चे अगर जो है किसी को कहीं कोई दिक्कत होगा तो डेफिनेटली कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 127 का करेक्ट आंसर। तो सरदार पटेल। कौन थे भाई? सरदार पटेल थे, ठीक। चलिए देखिए कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रांतीय संविधान समिति के एक प्रमुख समिति के रूप में इन्होंने काम किया। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछ सकता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर कौन काम करेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन करेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी काम करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ लेगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो आप याद रखोगे BN राव थे। कौन थे भाई? BN राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो BN राव हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए संविधान सभा जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था, कि इन्होंने बेहद जटिल और महत्वपूर्ण काम किया, ये कौन थे? आपको याद रखना है कि BN राव थे, ठीक। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको आप कहते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किनके द्वारा तैयार किया गया था? 130 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ये याद रखोगे कि BN राव। किनके द्वारा? तो BN राव के द्वारा ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का नहीं भाई, ड्राफ्ट तैयार करने की बात की जा रही, तो मसौदा अगर हम बात करें तो BN राव द्वारा तैयार किया जाएगा। और बाद में इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया इसके तहत, तो BR अम्बेडकर थे। आप याद रखोगे ड्राफ्ट तैयार करने के लिए BN राव और इस कमेटी के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कंफ्यूजन हो गया, कमेंट बॉक्स में ये ना कहने लगे कि मैम BR अम्बेडकर होगा, ठीक है। एक बार देख लें इसको अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो 31 का करेक्ट आंसर अब होना चाहिए BR अम्बेडकर। क्या होना चाहिए? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यहां पर आपको होना चाहिए। संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप का गठन किया गया। और याद रखेंगे इस समिति को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर को अक्सर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता था। तो इस पॉइंट को याद रखोगे। संविधान पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से सदस्य कौन था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से सदस्य कौन था? तो याद रखोगे कि पांडुलेखन की और संघ दोनों के लिए हम जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो पांडुलेखन हो या फिर संघ हो, तो जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलेखन यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? सदस्य नहीं थे। तो याद रखोगे कि कौन नहीं थे? तो आपके पांडुलेखन या प्रारूप के नहीं थे, पांडुलेखन को ही प्रारूप कहेंगे। कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। कौन थे इसमें? 7 सदस्य के साथ, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कितने सदस्य की संख्या थी? भाई 7 सदस्य की संख्या थी। कितनी? तो 7 सदस्य की संख्या थी, ठीक। संविधान के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसके सहित अन्य जैसे N गोपाला स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, या फिर आपको BL मित्तर, आपको बाद में चल के MN माधवराव, और डॉक्टर DP खेतान, बाद में चलकर T कृष्णाचार्य, ये सभी शामिल थे, ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण के वक्त जो है कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो भाई BN राव थे। कौन थे? तो BN राव थे, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेनेगल नरसिंह राव। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए
देखिए फटाफट से बताना है कि कौन से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 135 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट से, ठीक है, फटाफट से देना है। तो याद रखेंगे क्या पूछ रहा है कि सदस्य थे, तो बिल्कुल अभी को हो जाएंगे, ये नहीं थे, ठीक है। चलिए, अलादि कृष्ण स्वामी थे, ये नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बार आप देख लो सारे, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, यहाँ पर फटाफट से स्क्रीनशॉट मारेंगे इसका। 7 सदस्य थे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। तो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन इन्होंने कब किया, तो इन्होंने 29 अगस्त 1947 को किया। कब किया भाई, 29 अगस्त 1947 को ये करेंगे, ठीक। संविधान बनाने के लिए ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के लिए कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। चलिए फटाफट से बताएंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, संविधान बनाने वाली। चलिए तेजी से इसका आंसर दीजिएगा। 137 का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कर देना। 137 का करेक्ट आंसर आप सभी को, तो बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक, भीमराव अम्बेडकर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था भाई। चलिए 138 का करेक्ट आंसर मुझे दीजिए फटाफट से, तो कौन हो जाएंगे, ये भी सेम ही हो जाएगा ना भाई, प्रारूप हो जाए प्रारूपण हो जाए, सबका कौन हो जाएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी कहीं पे लिखा रहे हिंदी में, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति, अब भी हमने देखा भाई 7 सदस्य थे ना, अभी आपको जो मैंने बोला स्क्रीनशॉट लो, तो 7 ही सदस्य थे। 139 का करेक्ट आंसर 7, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में सेम क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार। 107 मतलब 7 हो जाएगा, ठीक। 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। चलिए कल जो है मुझे टेक्निकल से बात करना होगा कि सेम रिपीट ना करें। संविधान नियंत्रण परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 141 का करेक्ट आंसर अगर आप बताओगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला चलते हैं। ये देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा दिया गया है। क्या संविधान सभा के पहले वीटी कृष्ण स्वामी मतलब कृष्णचारी उपाध्यक्ष रहे। क्या प्रारूप समिति में जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान की रियासतों के लिए के.एम. मुंशी जी थे प्रतिनिधि, संघ संविधान समिति के लिए एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए ये एक्चुअली गलत इसमें नहीं ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है आपको कि किसके साथ किसका मिलान होगा। इसके मेरे आंसर के हिसाब से यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर बी होगा। आप लोग एक बार जो है मिला लेंगे, बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को अंतिम रूप देने के लिए संविधान नियंत्रण सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब जानते हो कि फंडामेंटल राइट जो आया था, नेहरू रिपोर्ट पे आया था, और उसमें आपको कितने, तो 19 फंडामेंटल राइट थे। तो अब इसके लिए एक जिसकी मतलब इस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन उभर के आए थे, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास बल था, ठीक है, वल्लभ मतलब बल, और ये मूल अधिकार के लिए आए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे सलाहकार समिति का पूछेगा तो सलाहकार के लिए भी वल्लभ भाई पटेल आएंगे, ठीक है, सलाहकार के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया। अभी तक अंगीकृत ही किया है भाई, तब तो हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत करेगा ना, एक्सेप्ट करेगा 26 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया, मतलब स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट किया। जब एडॉप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो हम क्या मारेंगे, तब हम मारेंगे आपको 26 जनवरी 1950, ठीक। या फिर क्या पूछ रहा है कि इसको क्या किया, संविधान सभा को स्वीकृत कर लिया, हाँ ये सही है, तो हम क्या मारेंगे, जब हम स्वीकृत करके एक्सेप्ट करने की बात करेंगे तब हम मारेंगे 26 जनवरी, और जब तक हम अंगीकृत और एक्सेप्ट मतलब एडॉप्ट करने की बात करेंगे तो हम 26 नवंबर मारेंगे, ठीक है। उद्देशिका में संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के लिए कौन सा आपको संशोधन किया गया था संविधान में? आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ये आया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लाया गया। ये इसको लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। लघु संविधान इसके तहत आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में, क्या याद रखोगे आप लोग? प्रस्तावना में एक बार बस संशोधन किया गया, एक बार बस संशोधन हुआ है। इसके बाद वापस से कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, वापस से कोई भी संशोधन नहीं हुआ। तो इसी के तहत एक बार संशोधन हुआ, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भारत के देख लीजिए एक बार, आप देख लो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। 3 शब्द भारत के संविधान प्रस्तावना में अब तक, अभी मैंने आपको बताया कि एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक, चलिए 149 की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्तावना निम्न के अंतर्गत बनाया गया। मतलब हम भारत, हमारे लिए बनाया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान समर्पित है। भाई हमारे लिए समर्पित है, भारत के लोगों के लिए ये समर्पित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे लिए समर्पित है। चलिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर तो संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका आप लोग जल्दी से, तब तक मैं थोड़ा सा वॉइस वगैरह चेक कर लूं। चलिए फटाफट से आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा वॉइस वगैरह देख रही हूँ। कभी कभी वॉइस करता है, बैटरी में चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियम अपनाया गया। इस तिथि को संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें 284 सदस्य संविधान द्वारा हस्ताक्षर किए। और हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे। चलिए हम 152 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पॉलिटी में टोटल 500 क्वेश्चन का टारगेट है। कितना? 500 क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया, जल्दी बताइए। तो संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया जाएगा? तो अपनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल जो है आपको 500 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि 500 क्वेश्चन काफी है। ठीक, 500 क्वेश्चन एडीओ के लिए काफी। और ऐसा नहीं सोचेगा पॉलिटी से क्यों करना है, क्योंकि इसमें जो है 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 3 पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और एक दिन जीके जीएस। तो जीके जीएस में पॉलिटी का भी वेटेज उतना ही रहेगा जितना हिस्ट्री का, करंट का, साइंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था ना, तैयार कर लिया गया पूर्ण रूप से इसको। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई? चलिए 154 का करेक्ट आंसर देंगे कि कौन सी कार्य प्रणाली? तो संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्य का हस्ताक्षर। अभी हमने देखा कि 299 सदस्य थे, 284 ने क्या किया? इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, चलिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? बताइए। 155 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्या हुआ था? अरे उसी दिन ने कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है इसको संविधान को बनाने में टोटल।
ठीक है। चलिए, संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन पर बताइए कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। स्टेटमेंट किसने दिया कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के बीच एक अच्छा संतुलन देखता है? तो ये केसी व्हीलर का स्टेटमेंट है। किनका है? तो केसी व्हीलर जो है, इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि भारतीय संविधान जो है कठोर के साथ अच्छा के साथ एक अच्छा संतुलन बनाकर रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए। कितने? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, टोटल 12 सत्र अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर देखो कि भारतीय संविधान सभा में सत्र के रूप में 11 हुए, जो कुल 665 दिनों तक चले। लेकिन संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया और इसी दिन क्या हुआ? तो यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। तो 12वां सत्र आयोजित किया गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 12 होगा, ठीक। बहुत बच्चों का आंसर आने लगेगा 11 सत्र हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर जिस दिन हुआ था उसको 12वां सत्र बोलेंगे, तो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम क्या देंगे? तो 24 जनवरी 1950 मतलब 12 सत्र, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं जहां पर कंफ्यूजन रहता है। मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, आप कमेंट करोगे, बहुत बच्चे नहीं कर पाते कमेंट, तो इसलिए, ठीक। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज के लिए बात की थी, संस्तुति की थी और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत राष्ट्रपति करेंगे। चलिए, करेक्ट आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर आपको 160 पे हम आ गए हैं। टोटल टारगेट है हमारा 500 क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के लिए किया जाए, ठीक। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने? ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है कि संविधान सभा क्या थी? तो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। तो ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखें। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? किसने सत्ता ग्रहण की? 162 का करेक्ट आंसर तो आपको पता होगा, संविधान सभा ग्रहण करेगी, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये मौलाना आजाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। देखिए कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आजाद के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन बने? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून कौन बनेंगे? तो कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनेंगे। जिन्होंने संविधान बनाया वही तो कानून मंत्री बनेंगे। देख सकते हैं आप कि प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कानून मंत्री, विधि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया 15 अगस्त 1947 को। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भाई हमें पता है, हमने अभी देखा है, बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। चलिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में त्रयी संघ, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, नम्यता, समता, बंधुता। चलिए, ये क्वेश्चन आपने लगता है मुझे रेयर देखा होगा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नम्यता शब्द जो है नहीं शामिल था, बाकी स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता सभी शब्द शामिल होंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? 167 का आप याद रखोगे, 15 महिलाएं। कितनी? तो 15 महिलाएं, ठीक है, टोटल 15। नेक्स्ट आते हैं, सेम ही है कि भारतीय संविधान सभा में तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन के तौर पे कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर देंगे कि तृतीय वाचन कब प्रारंभ हो जाएगा। तो 168 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ होगा भाई आपका तृतीय वाचन, ठीक है। संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने विधानसभा द्वारा
निर्धारित संविधान सभा को क्या किया, पारित करने का प्रस्ताव रखा। यह वाचन 26 नवंबर 1949 को समाप्त किया गया, जिस दिन संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया और सदस्य तथा अध्यक्ष का हस्ताक्षर प्राप्त हुए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध तत्कालिक प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से प्रवृत्ति हुआ है, इसको आपको बताना है। नागरिकता, आपातकाल, निर्वाचन, संघीय प्रणाली, कौन सा ऐसा, मतलब जब हमारा संविधान, समझने के लिए सिंपल वर्ड में समझिए कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जिस दिन हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, मतलब अंगीकृत किया गया, उस दिन इस संविधान में क्या था, साथ में क्या था। 169 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए, क्या सब था। तो आपको याद रखना है कि केवल और केवल नागरिकता था, कि संविधान आएगा तो नागरिकता आया, वहां की कुछ नहीं था उस वक्त, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रावधान को तत्काल प्रभाव से, यानी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, जिस दिन संविधान को अपनाया गया। इस तत्काल प्रभाव को उपबंध में शामिल किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। 170 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपको याद होगा कि किसकी बात कर रहा है, प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे रिपीटेड है। यह किसने कहा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। मतलब स्टेटमेंट है, सच भी है ये, कि आपको पता है कि जितना भी मतलब ये तो खैर B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया था, जितना भी आप देखोगे एक्ट में से बेसिक से बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संविधान में ऐड किया गया, तो उसी बात को कहा यहाँ पर गया है। बाकी कुछ ऐसी बातें नहीं कही गई जो गलत है, आप याद भी रखेंगे इस स्टेटमेंट को, कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है किसने, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला। 175 का करेक्ट आंसर अगर आप देना चाहो तो भारत शासन अधिनियम 1935, अभी जैसे कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा भी ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियां को विपरीत करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहां से लिया ये त्रिसूत्रीय आधार, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बारे में आपने अभी जब मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई तो 1935 के तहत ही की गई थी ना भाई। चलिए 174 देखते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहां से लिया गया। समवर्ती सूची मुझे बताइए कि कॉन्क्रीट लिस्ट लिया गया ना, लिया तो देखिए आपको एक बात याद रखना है कि लिया तो गया है भाई 1935 के एक्ट के तहत ही लिया गया है, 1935 के एक्ट के तहत ही, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस देश से लिया गया, तो इसको लिया गया ऑस्ट्रेलिया के सामने संविधान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बस वही लिखा गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, इसलिए क्या भारत का संविधान इसलिए लंबा हो गया कि मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया। देखिए लंबा तो है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इतना भी मौलिक अधिकार बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए तो आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बताइए। हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था रखते हैं, बिल्कुल हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम का मतलब है कि भारत के साथ और कौन सा देश रख रहा है, अगर वो ऑप्शन में है उसके साथ जाएंगे। तो हमने अमेरिका से लिया है जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, तो हम वहीं की बात करेंगे भारत के साथ। देखिए न्यायिक पुनर्वलोकन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा किस किस आर्टिकल में दिया गया है, 13 में, 32 में, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 332 जैसे विभिन्न प्रावधान में अदालतों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करें। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जुडिशियल रिव्यू के बारे में प्रदान किया गया है। 13, 32 और 226 आपको याद ही होगा और 143 भी आपको याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जो राइट है, ठीक है। तो याद रखेंगे 13 में आपको फंडामेंटल राइट में कहा गया, 32 में आपको जो है रीट के तहत, 226 में हाईकोर्ट को रीट दिया गया है, 143 में सुप्रीम कोर्ट। बाकी भूले ये 4 तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान, कितना आसान है भाई, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार आप याद रखोगे कि भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है, 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है, ठीक, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए
देखते हैं कि संविधान में मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है, भाग 3 में 12 से 35 तक में सेम, और भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है इसको, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया, हमें अच्छे से पता है, आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, आयरलैंड से इसको लिया गया है। भाग 4 में इसकी बात की गई है, भाग 4 में, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक में इसकी बात की गई है, 36 से 51 तक में, याद रखेंगे इसको आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेम देखिए, डीपीएसपी कहा गया। अब आयरिश संविधान 1937 ऐसा करने वाला दुनिया का पहला लिखित संविधान था जिसने सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया और वहीं से हमने एडॉप्ट किया, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 179 पे हम आ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग देंगे तो ये आयरिश गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है, आयरिश गणतंत्र। चलिए 180 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशकता का हमें पता है कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पीछे देख चुके हैं, ये एक्सप्लेनेशन में भी सेम ही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को कहाँ से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 180, और फटाफट से बताइए आप लोग जल्दी से, सॉरी 181। चलिए जल्दी बताइए 181 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया, मतलब फेडरल, मतलब हम जो देखते हैं हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होके आया है। 182 का करेक्ट आंसर, तो ये आप याद रखोगे कनाडा से आया है। कहाँ से, तो कनाडा से। यहाँ पे देख लें आप कि भारत की संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम जिसमें एक मजबूत केंद्र के साथ संघवाद की बात की गई, मतलब कि केंद्र एक ऐसा है, देखेंगे हम इस पे थे भारत में संघात्मक, बिल्कुल देखिए हम एक ऐसे केंद्र की बात कर रहे हैं, ये केंद्र हमारा हो गया, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया, इसके साथ छोटा 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 स्टेट जुड़ा है, ठीक है। जैसे यूएसए में देखोगे कि केंद्र और स्टेट मतलब सब ऐसे ही स्ट्रांग है इक्वली, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इसके पास सेंट्रल के पास बहुत पावर है, एक्सेप्ट ये स्टेट के पास कम पावर है, क्योंकि ये जो है एक अपने सॉवरेनिटी के लिए सेंट्रल पर ही डिपेंड करेंगे। तो एक संघात्मक व्यवस्था की बात की गई और संघवाद की बात की गई है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ के विचार पर ग्रहण करने की बात कहाँ की गई थी, कौन से एक्ट में। 183 का करेक्ट आंसर जर्मनी के वाइमर संविधान में आप देखते हो कि राष्ट्रपति के ये आपातकाल की बात यहाँ पर की गई है, देख सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, हम जानते हैं कि रूस के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लिया जाएगा। 4 के कॉ में ऐड किया गया, 51 के कॉ में इसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, सॉरी राइट टू इक्वालिटी की बात को कहाँ से लिया गया, इसको भी एग्जामिनेशन में पूछेगा, याद रखोगे। इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 14 में जो आप देखते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता जो है कहाँ से हम लेंगे, तो ये हम ब्रिटेन से इसको लेंगे, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समानता, सेम भाई सेम ब्रिटेन से लेंगे ना हम इसको। हम फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट किए हैं कहाँ से, अमेरिका से, लेकिन इसमें से कुछ प्रावधान है जैसे क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हम कहाँ से लेंगे, तो हम ब्रिटेन से लेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन की देन भारत में क्या है, सचिवालय व्यवस्था, लोक व्यवस्था या फिर वित्त व्यवस्था, मतलब वित्त आयोग और विधि का शासन, कौन सा। 187 का करेक्ट आंसर देंगे। चलिए, याद रखोगे कि इसमें सचिवालय दिया गया है हमको, वित्त व्यवस्था नहीं दिया गया है। किसकी बात कर रहा है, ब्रिटिश शासन का। वित्त व्यवस्था हमने खुद गठित किया है, ठीक है। लोक सेवा बिल्कुल ये है, विधि का शासन बिल्कुल मार्ले में, आप जो जानते हो मार्ले के द्वारा 1860 में आईपीसी आया था, तो विधि था ना वो। ये समझ में आया आपको, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी आप याद रखोगे, डी हो जाएगा। चलिए, ये छोटा है, आप एक बार देख लो। मिलाना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम कहाँ से लेंगे, हमें पता है कि हम ये आयरलैंड से लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो आयरलैंड, आयरलैंड।
दूसरा मूल अधिकार हमें पता है, हम अमेरिका, मूल अधिकार आपको अमेरिका कहीं पे दिख रहा है, मूल अधिकार अमेरिका, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरीके से आप इसको मिला लें क्योंकि ये छोटा छोटा लिखा है। समवर्ती सूची कहाँ से, तो आपको पता है कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा गया, इसको भी आप देख लेंगे। सेम मूल अधिकार यहाँ से, नीति निर्देशक संसदीय प्रणाली, ठीक, आपातकाल जर्मनी से, ठीक। भारत में न्यायिक मतलब पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, ये आपको ए कह रहा है। और आर कह रहा है कि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। चलिए बताइए 190 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि मतलब भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, क्या ये सही है? देखिए भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, ये आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या है कि ये बी हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र से सीमित है लेकिन उधार वस्तुओं का थैला, ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक। ये मिलाना है, वापस से आप लोग एक बार इसको मिला लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर आप लोग देखिए मिलाने वाले का आप लोग ये देख लें और इसका कमेंट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये जो है इतना छोटा लिखा गया है और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मिलाकर मुझे कमेंट कर दीजिएगा इन सारों का, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन होगा, देख रहे हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान के अंग तथा उनके स्रोत? संरोध मतलब संरचनात्मक 1935 के अधिनियम एक्ट मौलिक अधिकार अमेरिकन बिल के तहत एक केंद्रीय राज्य संबंध के बीच आया और संविधान जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। चलिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 155 देखिए, नीति निर्देशक तत्व ब्रिटिश संविधान से नहीं, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था, बाकी ऑल जो आपका करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। डीपीएसपी का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना। भारतीय संविधान के भाग 4 और 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान विशेषताओं और उनके स्रोत का देखिए, इसको मिला लीजिए आप लोग वापस से कि कैसे मिलेगा, ठीक। अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समानता की बात की गई है, ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन नहीं है तो हम इसमें ब्रिटिश मार देंगे, ठीक है। चलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ की ये बात करता है, पीछे हमने देख रहे हैं निम्नलिखित देशों में से एक देश ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया है। आयरिश गणतंत्र ने 1937 में अपनाया, उसके बाद ही हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप, सेम लिखा गया यहाँ पर कि आयरिश गणतंत्र ने लिया, उसके इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है भाई? इसका बेसिकली उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की स्थापना। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट जो आप कह सकते हो कि संपूर्ण समाजवादी, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से स्ट्रांग हो, ऐसे एक स्टेट की स्थापना करना है। जो गांधी जी का भी, अगर आप देखो आर्टिकल 36 से 51 तक में बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो कि स्टेट को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। जैसे कि अगर आप देखना चाहोगे तो आप अगर क्लियरली देखो तो 47 में मद्य निषेध, मतलब आप जो ये अभी बिहार में शराबबंदी है उसके तहत, अगर आप 48 में देखो तो पशुपालन की बात की गई है। 50 में भी आप देखो, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई, ग्राम पंचायत की बात की गई है 40 में, इस तरीके से बात की गई, नशीले पदार्थ के सेवन से रोक लगाया गया है 47 में। तो यही सब बात की गई है। ये एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है? 199 का करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो याद रखेंगे कि क्या हो जाएगा, मोर। मोर जो है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे 1963 में भारत सरकार द्वारा इसके सांस्कृतिक महत्व और सुंदरता के कारण घोषित किया गया। ये आपसे पूछ सकता है किस ईयर इसको घोषित किया गया, तो 1963 में। यह रंगीन पंखों वाला पक्षी भारतीय पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और पावो क्रिस्टेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। क्या याद रखोगे? टाइगर। याद रखना है कि बाघ, टाइगर को हम क्या कहते हैं? बाघ। शेर और बाघ में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोगों का जो है इसका करेक्ट आंसर सी याद रखिएगा। साथ ही इस सेशन को अब खत्म करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में 300 क्वेश्चन करा के मैं 500 क्वेश्चन का टारगेट खत्म करूंगा। एक दिन में 500 क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही आप लोग के लिए भी मुश्किल हो जाता लगातार देखने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद इस पॉलिटी के बाद आप मुझे बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, चाहे वो करंट हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो। बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से सब्जेक्ट का, कौन से सेक्शन का लेके आना है, वरना मैं अपने हिसाब से लेके आऊंगी। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट के बारे में बताइए, पहले उस सब्जेक्ट का लाया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद तब तक।